हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने विज्ञान जो आज पेपर हुआ है वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए, उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। और हमने जो पहले पेपर डिस्कस किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे और आपके ज़िले में अभी भी साइंस का पेपर होना बाकी है तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी जो सब्जेक्ट होने बाकी हैं उनके भी सारे पेपर आप अपलोडेड है सोल्यूशन के साथ, आप देख सकते हैं। कारण ये कि जो आज का पेपर जो लोग करके आए हैं, जो बच्चे करके आए हैं, अगर उन्होंने पहले वाले पेपर देखे हैं तो उनको बिल्कुल भी इस पेपर में दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि वो 98 तक आराम से स्कोर कर जाएंगे। रीजन सेम टू सेम क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन मिले हैं इसमें। सभी पेपर अगर देखें तो एक पेपर पूरा हूबहू आया या सेम टू सेम आया, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब एकदम वैसे ही पेपर थे जैसे अपलोड किए हुए थे और जैसे बाकी जिलों में हो चुके हैं। तो आपके अभी भी जो एग्ज़ाम होने बाकी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार सारे पेपर्स देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के करवाए गए थे उन्हीं में से क्वेश्चन बने हैं। चलिए देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से धातु का उदाहरण है। धातु कौन सा है? तो आयरन धातु है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये गैसें, और गैसें क्या होती है? अधातु। अगला देखते हैं, निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। मतलब तीन तो एक कोशिकीय है और एक नहीं है। तो अमीबा, क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम ये तीनों ही एक कोशिकीय, लेकिन हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय। ऑप्शन अपना करेक्ट होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह ऊतक जो हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम सवाल कई बार कर चुके हैं। पेशीय ऊतक गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? जो मैंने कहा ना 98, उनमें से ये क्वेश्चन पहली बार आया। बाकी एक क्वेश्चन और मिलेगा 1 नंबर का, बाकी बड़े क्वेश्चन तो सेम टू सेम आ रहे, एक भी चेंज नहीं हुआ, एक भी चेंज नहीं हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये था जिसमें आपको क्या करना था, पादप जगत का क्या उभयचर पूछा था, तो ये होता है अपने ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये पूछा गया 5 न्यूटन, ये 5 होना चाहिए, ठीक है, ये 3 न्यूटन है, जिसमें दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। तो वस्तु का परिणामी जो बल होगा वो क्या होगा? तो 2 न्यूटन होगा। माइनस कर देंगे, 2 न्यूटन आंसर आएगा, जो कि अपना क्या होगा? ब ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, ये कल वाले पेपर में क्वेश्चन था, सेम टू सेम था, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। क्या एक स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा, देखिए ये जब तक वस्तु यहाँ स्थित थी, स्थितिज ऊर्जा इसकी फुल थी। अब गतिज ऊर्जा यहाँ नीचे क्या होगी? गतिज ऊर्जा जैसे जैसे नीचे आएगी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो क्या बोला? गतिज ऊर्जा, गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला देखते हैं, ध्वनि की चाल निम्न में से अधिकतम किस में होती है? तो आप जानते हैं ठोस में होती है, कई बार कर चुके हैं। यहाँ पे ठोस कौन? एक ही चीज़ है, लोहा। यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं सबसे ठोस लोहा है, तो लोहा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग का रोग वाहक होता है तो प्रोटोजोआ। मलेरिया कैसे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया पूछा ना, प्रोटोजोआ से होता है, बस आंसर एकदम ठीक है। अगला देखते हैं, वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, कौन सा है जो वायु से नहीं फैलता है? तो हम कहेंगे हैजा। हैजा वायु से नहीं फैलता। हैजा किससे फैलता है? पानी से फैलता, पानी के माध्यम से। फैलाने वाले जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कितनी बार आ चुका है? CO2, ठीक है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। होम कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिसप्रिंट है, होम नहीं, यहाँ पे ठोस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ठोस, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट हुए हैं इस पेपर में, ठीक है ना। तो जैसे वो 5 ऐसे न्यूटन होना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसी कुछ गलतियाँ, ये ठोस होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, शुष्क बर्फ कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, शुष्क बर्फ, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। संयोजकता क्या कहलाती है? संयोजकता, संयोजकता, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n²। 2n², किसी ने गलत नहीं किया होगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं, घोंघा रोग के इलाज, कल ही बात की थी कि समस्थानिक के उपयोग क्या क्या होता है। तो घोंघा रोग के लिए है ना, आयोडीन 131 आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, 131, ठीक है। और कैंसर के लिए कोबाल्ट CO, कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ये हमने कल ही बात की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सेम टू सेम राइबोसोम। क्या? राइबोसोम बनना था इसमें, और इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है ना। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा कहा जाता है।
पांच जगत की अवधारणा किसने दी थी? तो ये भी क्वेश्चन मतलब रिपीटेड है भाई, आर एच व्हिटेकर ने दी थी, ठीक है ना, व्हिटेकर ने दी थी। फिर है नारियल का रेशे युक्त छिलका, अच्छा ये छोड़ दिया ना, नारियल का रेशे युक्त छिलका क्या होता है? तो ये कौन सा उत्तक होता है? ये दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें हमसे पूछा गया है टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए उसमें आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जिन जिलों में अभी पेपर होना बाकी है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट उसको कहते हैं जब कोई प्रकाश का प्रकीर्ण होता है और उसके अंदर कुछ माध्यम में कण नजर आने लगते हैं, मतलब प्रकाश का मार्ग नजर आने लगता है हमें, उसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे रोशनदान होता है, उससे जब रोशनी आती है सुबह सुबह और कमरे में से झाड़ू निकाला जाता है तो ये जो रोशनी है ना, इसका रास्ता नजर आता है, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला देखिए, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, अच्छा, और तो उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, जो परमाणु संख्या होती है ना, परमाणु संख्या, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसकी संख्या के? प्रोटॉनों की संख्या के। तो इसमें प्रोटॉन कितने? 8 है ना, तो परमाणु भी 8 होंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर मापता है दूरी। किसको मापता है? दूरी को मापता है। अगला देखिए, जड़त्व किसे कहते हैं? कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। वस्तु का वह गुण जो गति अवस्था का विरोध करता है। क्या? गति परिवर्तन जो होता है, गति परिवर्तन उसका विरोध करता है। गति परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब, जब किसी गति की अवस्था में विरोध के कारण, परिवर्तन के कारण विरोध उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न था अपना, एक कागज की शीट है और उसी कागज की एक शीट बनाई गई और गेंद बना दी फिर उससे। अब एक कागज है ये, और इतना कितना कागज लिया और एक आपने क्या? गेंद बना दी। अब जब दोनों को नीचे गिराते हैं तो ये कागज की शीट है ना, ये धीरे नीचे क्यों आती है, ये गेंद पहले आ जाती है? कारण बताइए। कारण एकमात्र, क्या? ये जो कागज था और ये जो गोला हमने बनाया, ये जल्दी इसलिए आएगा क्योंकि इसके ऊपर घर्षण बल बहुत कम लग रहा है। नीचे गिरते टाइम इसके ऊपर घर्षण बल वायु से जो लग रहा है बहुत कम लग रहा है, और इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है घर्षण बल, जिसके कारण ये धीरे आता है। यही लिखना था। अगला, ये जूल की परिभाषा कई बार कर चुके हैं हम, ठीक है। और जो ये है, मुक्त अवस्था में गिरता हुआ एक पिंड अंततः पृथ्वी तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? गतिज ऊर्जा इसकी शून्य हो जाएगी, कर चुके हैं। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि ये स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए इनको यांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है। बस, मानव में जो कानों की श्रव्यता प्राश होती है, ये क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, कई बार हम कर चुके हैं 20,000 हर्ट्ज। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो पृथ्वी के लगातार तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ वातावरण में मौजूदा कुछ गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, या उसको आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको पृथ्वी पर रोक के रख लेती हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं, खरपतवार क्या है? फसल के अंदर उगने वाले अवांछनीय पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। मिश्रित फसल से क्या आशय है? जब फसल क्या किस प्रकार की हो? जब एक बार में एक से अधिक प्रकार की फसल बोई जाती है, या एक जगह पर अधिक प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उसे मिश्रित फसल कहते हैं। अगर यहाँ पे मिश्रित कृषि आ जाता ना, कृषि या खेती, तो उसका मतलब क्या होता है? जब खेती के साथ साथ, फसल बोने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहा जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पदार्थ की ये भौतिक गुण कोई बात कर चुके हैं हम, ठीक है। मिश्रण क्या है ये भी किया जा चुका है। विधियों के नाम लिखे, तो देखिए इनमें विधि कौन सी आएगी? दही से मक्खन को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि, ठीक है। नमक से कपूर को अलग करना है तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। और जल से तेल को यहाँ कीप पृथक्करण विधि, ठीक है। फिर इनके नाम पूछे थे, ये भी नाम कोई मिल नहीं थे क्योंकि हमने इनके फॉर्मूले बनाने सीखे, तो नाम कौन सी बड़ी बात थी, ठीक है। ये एक मिसप्रिंट जरूर था, क्या? CaCO3 था, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट था, लेकिन यहाँ CD3 लिख दिया। हो सकता है कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में आए हों, ठीक है। तो देखिए पहले का नाम क्या था? पहले का नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, SO फॉर सल्फेट होता है, ध्यान रखिए, ये एल्यूमिनियम है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट, SO फॉर सल्फेट होता है, K मतलब पोटेशियम।
और CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनके रासायनिक नाम हो गए। अगला बोर कक्षाओं 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्रण कल ही हमने किया। ये नाभिक बनाया, इसकी ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, ठीक है ना। इसका नाम पहले का नाम K होता है, दूसरी का नाम L होता है, तीसरे का नाम M होता है। यहाँ पे K में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 18 बैठ सकते हैं। ये कल ही हमने किया था, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। अगला है कोशिका के कौन से अंग को बिजली घर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कितनी बार ही बात कर चुके हैं, क्यों कहते हैं उसका भी रीज़न है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में यहाँ संग्रहित रहती है, और बहुत सी जैविक क्रियाएं यहीं संपन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है कोशिका का। अगला देखिए, ये किया हुआ है अपने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, और इनके कुछ आपसे 3 उदाहरण पूछे थे। जब कोई भी वस्तु लगातार एक मार्ग में वृत्ताकार गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है ना। और इसके उदाहरण क्या होता है जैसे पृथ्वी है ना, वो अपनी धुरी पे घूम रही है, पहला उदाहरण। दूसरा, साइकिल, अगर हम किसी जो अपना ट्रैक होता है उसके चारों ओर एक आदमी दौड़ रहा है, वो भी हो गया। इसके चारों ओर साइकिल चला रहे हैं तो वो भी वृत्तीय गति हो गई। या फिर मान लीजिए अपने जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे ये अपने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, ये भी वृत्तीय गति। मतलब बहुत सारे उदाहरण, कोई आपको 3 लिखने थे। फिर मिलान करने वाला साहब, ये क्वेश्चन सेम टू सेम अगर आपने पीछे वाले पेपर देखें तो बिल्कुल भी एक पेपर में तो हूबहू प्रश्न था ये। F बराबर क्या होता है MA, ठीक है। और त्वरण जो होता है ये होता है। यहाँ पे फिर से एक मिसप्रिंट था, क्या U-V था यहाँ पे अपॉन T था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ठीक है, अपने को यहाँ से इसे ही मिलाना था, ठीक है। अगला देखते हैं, संवेग होता है MV, ठीक है, और इसको मिला देते B से, और लास्ट में ये बचा इसको मिला देते F से, ठीक है। इस प्रकार से मिलाना था। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत कितनी बार ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप जिन बच्चों ने अभी ये पहली बार देख रहे हैं, जिनके अभी एग्जाम होना बाकी, उनके लिए ज़रूरी तो बता देते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी किसी तरल माध्यम, ये देखिए तरल माध्यम है, इसमें हमने कोई भी वस्तु यहाँ पे डुबाई है, तो वस्तु के भार के बराबर ये यहाँ से पानी को, तरल को यहाँ से विस्थापित कर देगी। वस्तु का जितना भार होगा उतना इस तरल या पानी को विस्थापित कर देगी। इसी को हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं, और हाँ, इसके ऊपर हमेशा ऊपर की साइड एक बल लगता है, ठीक है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसके 2 अनुप्रयोग पूछ ले तो 2 अनुप्रयोग आप कह सकते हैं। जो जहाज होते हैं, जहाज जो समुद्र में होते हैं, नदी में चलते हैं, वो इसी सिद्धांत पर चलते हैं, ठीक है। और मनुष्य पानी में तैरता तो इसी सिद्धांत पर तैरता है। और बड़े से गुब्बारे का हवा में जो तैरना होता है, स्थिर रहना होता है, हवा में एक बड़ा सा गुब्बारा स्थिर पड़ा तो वो भी इसी सिद्धांत के कारण होता है, ठीक है ना। मछलियाँ तैरती है, आप बहुत से अनुप्रयोग लिख सकते हैं, हमसे 2 पूछे थे, ठीक है। अगला है, सोनार का पूरा नाम बताइए, तो बहुत बार कर चुके हैं, क्या साउंड नेविगेशन रेंजिंग। क्या होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। फिर पूछा है कि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का प्रयोग किस प्रकार से करता है। बहुत ही आसान है, पराध्वनि को छोड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट पे जो उसको चाहिए उस पे टकराती है, ध्वनि वापस आती है, वो ग्रहण करता है, जिससे उसको दिशा, दूरी सभी का संसूचन हो जाता है, मतलब पता लग जाता है, और वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। इस प्रकार की परिभाषा आपको लिखनी थी। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर कर चुके हैं हम। जल प्रदूषण और ये कैसे होता है, बहुत ही आसान था ये प्रश्न, ठीक है। द्विनाम पद्धति किसने दी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। किसने दी थी, तो कैरोलस लिनियस ने दी थी, ठीक है। इसकी मुख्य बातें क्या है, मुख्य बातें ये कि पहले वंश फिर जाति का नाम आता है, ठीक है। वंश फिर जाति का संकेत आता है। इनमें जो नाम होते हैं वो अगर कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो इटैलिक में लिखते हैं, नहीं तो हिंदी में लिखते टाइम क्या नीचे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना। ये इसकी मुख्य बातें थी, ठीक है। अगला, जंतु और पादप के अंदर क्या आधारों पे मूल अंतर, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में सारे पढ़े हैं। अगला देखिए, क्रियाकलाप में कौन से में कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा, तर्क भी दीजिए। देखिए, सुमा एक तालाब में तैर रही तो कार्य हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे वो तैर रही थी तो आगे गई, विस्थापन हुआ, ठीक है ना, तो ये कार्य होगा इसमें। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है, नहीं, इसमें विस्थापन नहीं हुआ, गधे ने ऊपर उठा के रख लिया, बस आगे गति, आगे दाएं बाएं नहीं हो रहा है, तो कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं तो इसमें भी विस्थापन नहीं हो रहा है, गति नहीं हो रही, एक जगह ही पड़े हैं, तो कार्य 0 होगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, कई बार। कार्बन चक्र अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनमें करवाया हुआ है आपको, ठीक है। समस्थानिक का कल ही हमने किया, समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है ना। समस्थानिक के बारे में कल ही हमने किया कि समस्थानिक होते क्या और समस्थानिक के क्या क्या उपयोग है। उपयोग तो आपसे एक क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, लेकिन परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, क्या
परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन उनका द्रव्यमान जो संख्या होती है वो क्या होती हैं, भिन्न होती हैं या भिन्न होती हैं, भिन्न बोल दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिनका द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, और परमाणु संख्या होती है वो समान होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। और समस्थानिक में हमने बात की कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए, कैंसर के लिए। आयोडीन 131 का उपयोग किसके लिए, कि घोंघा के रोग के इलाज के लिए, जो गलघंट रोग हो जाता है उसके इलाज के लिए उपयोग में किया जाता है। फिर हमसे पूछा कि हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक के नाम लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है प्रोटियम। 3 हाइड्रोजन समस्थानिक होते हैं, तो प्रोटियम, फिर है अपने ड्यूटेरियम, ठीक है ना, ड्यूटेरियम, और एक तीसरा होता है अपना ट्राइटियम, ठीक है ना। बड़े आसान थे ये। अगला देखते हैं अपने सोडियम परमाणु का प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कई बार ये सवाल आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था कि सोडियम आता कौन से, हमने कहा सोडियम का प्रतीक चिन्ह ये होता है Na, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हमने कहा 2 8, और कितने पे आता है अपने सोडियम 11 पे आता है ना, 2 8 1, ये होगा इसका विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को किस जगत में रखा जाता है। तो ये इसका उत्तर था आपने प्रोटिस्टा में। कौन से, प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। अगला देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। इसका अंतर बताया हुआ है फेनेरोगैम्स क्रिप्टोगैम्स में। कल ही अंतर किया था हमने, पिछले वाले पेपर में आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ढंग से किया था, ठीक है। फिर पूछा है कि जंतु जगत के किस संघ को चपटे कर्मी के रूप में जाता है। तो प्लेंटीहेल्मिन्थीज। कौन सा होता है, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। फिर पक्षी वर्ग, स्तनपायी वर्ग में उदाहरण पढ़ा है आपके जलसेवन जो नाल तंत्र जंतु जगत के किस संघ की विशेषता, ये भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट था स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कर चुके हैं, जिसमें ऊर्जा न तो नष्ट होती है, न ही उत्पन्न होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, वही तरीका था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया। क्या, m की वैल्यू दे दिया, द्रव्यमान दे दिया 12 kg, ठीक है। और अपने को गतिज ऊर्जा का मान दे दिया, गतिज ऊर्जा कितने जूल दे दिए, 480। और हमसे पूछे तो ऊंचाई पता करिए। क्या पता करिए, ऊंचाई पता करनी थी। तो हमने कहा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh का मान दे रखा है कितने, 480 जूल। हमने कहा ठीक है, 480 जूल दे रखा है, तो हमें क्या करना था, सिर्फ अपने यहाँ पे वैल्यू ही पुट करानी थी, इनका मान ही लिखना था। तो मान लिखते ही अपना उत्तर आ जाता। किस प्रकार से, देखिए कि m कितना है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 12, तो हमें यहाँ लिखना देना था 12 गुणा g कितना दे रखा है, देखिए 10। क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है, देखिए g यानी 10, ठीक है। और इंटू h अपने पास नहीं है, ऊंचाई हमको पता करनी, सामने 480 लिख रखा था, ठीक है। अब ये दोनों है ना 120, इसके चला जाएगा नीचे भाग में। तो देखिए 0 से 0 काट दिया, 12 चौक 48, 4 बार गया। तो ऊंचाई कितनी आई, ऊंचाई अपने आई 4 मीटर, जो कि एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला पूछा था हमसे कि शक्ति क्या है, शक्ति का मात्रक बताइए। तो देखिए शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बट्टे समय, ठीक है। यह शक्ति का सूत्र हो गया। और पूछा था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है वाट। क्या होता है, क्वेश्चन भी इससे भी आसान पूछ लिया। क्या, 100 वॉट का बल्ब है। जब भी हमें विद्युत खर्च ज्ञात करनी तो सबका गुणा ही करिए आप। 100 वॉट है, ठीक है, 10 घंटे जलता है, ठीक है, और कितने दिन, 30 दिन तक जलता है, ठीक है। अब इसको हम यूनिट में चेंज करेंगे तो भाग लगाएंगे 1000 का, 1000 का। 1 0 से 1 0 गया, ये भी 0 खत्म, ये 0 खत्म। अब बचा कौन है, 10 और 3, तो 30 यूनिट अपना उत्तर आएगा, 30 यूनिट, ठीक है। जिसके 30 यूनिट आंसर आया एकदम करेक्ट। ये इस पेपर का सोल्यूशन था। तो इससे बाहर तो कोई था ही नहीं, सारे क्वेश्चन हमने कर रखे थे। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर शानदार हुआ होगा। नेक्स्ट पेपर आपके जो भी है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, जिस भी जिले में साइंस बाकी है उनके लिए, ठीक है ना, भयंकर तैयारी करिए। सारे पेपर आपके यहाँ पे पड़े हैं, वीडियो अपलोडेड हैं, जाके देखिए। नए पेपर जैसे ही मिलेंगे आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखिएगा आपका पेपर कैसा हुआ, आज का पेपर, और क्या आपके लिए वीडियो हैं जो हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।